मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह। आज की क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे कुछ परिभाषाएं। पिछली क्लास में हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की थी, फिर से कुछ डेफिनेशन, कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले देखेंगे हम डॉकिंग। सबसे पहली एक टर्म है डॉकिंग। क्या होता है बच्चों? डॉकिंग जो है, डॉकिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? डॉकिंग का मतलब होता है पूंछ काटना। कुत्ते को सुंदर दिखाने के लिए उसकी पूंछ काट देते हैं, उसको बोलते हैं डॉकिंग। डॉकिंग मतलब क्या होता है? पूंछ का काटना। क्या बोलते हैं? कुत्ते की पूंछ काटना। कुत्ते की पूंछ काटना। क्यों काटते हैं? सुंदर दिखने के लिए। क्या है? वो सुंदर दिखाई दे इसलिए उसकी पूंछ काट देते हैं। कुत्ते की पूंछ काटना। कितने दिन की उम्र पर करते हैं बच्चों डॉकिंग? क्वेश्चन पूछ लेता है कितने दिन के, तो 3 से 5 दिन की उम्र पर डॉकिंग जो है बच्चों कितने दिन की करनी चाहिए? 3 से 5 दिन पर। अभी बैन है डॉकिंग पर, डॉकिंग अलाउ नहीं है। कुत्ते को सुंदर दिखाने के लिए, जैसे डॉबरमैन, कई सारी कुत्तों की ब्रीड आती है जिसमें पूंछ काट देते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि सुंदर दिखाई दे इसलिए उसकी पूंछ काट देते हैं, इसको बोलते हैं डॉकिंग। ठीक है। एक होता है बच्चों डीबिकिंग। डीबिकिंग क्या होता है? डीबिकिंग का मतलब है डीबिकिंग का मतलब क्या है? पूंछ काट देना। क्या है बच्चों? पूंछ काटना। डीबिकिंग का मतलब क्या है? पूंछ का काटना, सॉरी बीक, चोंच का काट देना। एक टर्म है बच्चों डीबिकिंग। डीबिकिंग, डीबिकिंग का मतलब होता है चोंच को तोड़ देना या चोंच को काट देना है। डीबिकिंग मतलब मुर्गियों में चोंच को तोड़ना। क्या है बच्चों? मुर्गियों में चोंच को तोड़ना क्या कहलाता है? मुर्गियों में चोंच को तोड़ना डीबिकिंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि मुर्गियां एक दूसरी मुर्गियों में चोंच मारती हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैनिबलिज्म। कितने दिन के मुर्गियों में करते हैं? तो एक दिन के चूजे में चोंच, कितने दिन के मुर्गे की चोंच तोड़ते हैं? तो एक दिन का जब चूजा होता है तभी उसकी चोंच तोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं डीबिकिंग है। क्यों करते हैं डीबिकिंग? एक दूसरे में चोंच ना मारे, एक दूसरे में चोंच मारने को रोकने के लिए क्या करते हैं बच्चों? डीबिकिंग करते हैं। तो डॉकिंग कुत्ते की पूंछ काटना, डीबिकिंग मुर्गी की चोंच काटना एक दिन की मुर्गी में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एक होता है, एक टर्म होती है डबिंग। क्या होती है बच्चों? डबिंग होती है? डबिंग। बच्चों डबिंग का मतलब क्या है? डबिंग का मतलब होता है मुर्गियों में कॉम्ब, जो कलंगी होती है, उसको हटाना है। मुर्गियों में कॉम्ब, कॉम्ब क्या होती है? कलंगी। दूल्हे के सिर पे भी तो कलंगी लगाते हैं ना। हाँ, मुर्गियों में कॉम्ब या कलंगी को हटाना क्या कहलाता है? डबिंग कहलाता है। और कितने दिन के चूजों में? तो ये करते हैं बच्चों 3 दिन के चूजे में, 1 से 3 दिन तक या 3 दिन के चूजों में करते हैं। ठीक है बच्चों। तो कितने दिन के? 3 दिन के चूजे में उसकी कलंगी को हटा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डबिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डबिंग बोलते हैं, है ना। बच्चों कुछ चीज़ें हैं जो तुम याद रखना। जैसे मुर्गियों की बात हुई, तो मुर्गियों में देखना बच्चों, एक दिन का चूजा जब होता है, 7 दिन का चूजा और 14 दिन का चूजा,
बच्चों याद रखना, मुर्गियों में 1 दिन के चूजे में किस बीमारी का टीका लगता है? मेरेक्स। किसका? मेरेक्स डिजीज। मेरेक्स बीमारी का टीका 1 दिन के चूजे में लगता है। कौन सा? HVT-MD वैक्सीन है। कौन सी बच्चों? हर्पस वायरस टर्की मेरेक्स डिजीज वैक्सीन। हर्पस वायरस टर्की मेरेक्स डिजीज वैक्सीन टीका पूछते हैं कौन सी बीमारी का टीका 1 दिन के चूजे में लगता है? मेरेक्स डिजीज का टीका 1 दिन के चूजे में लगता है। रानीखेत बीमारी का टीका कितने दिन के चूजे में लगता है? तो रानीखेत बीमारी जो है, रानीखेत बीमारी का टीका 7 दिन के चूजे में लगता है बच्चों। कितने दिन के चूजे में? 7 दिन के चूजे में। कौन सा टीका है? लसोटा वैक्सीन। क्या बच्चों? लसोटा वैक्सीन 7 दिन के चूजे में। 1 दिन के चूजे में मेरेक्स डिजीज का, 7 दिन के चूजे में रानीखेत का, और 14 दिन के चूजों में गम्बोरो का। किसका भाई? गम्बोरो रोग। गम्बोरो रोग का टीका कब लगता है बच्चों? 14 दिन के चूजों में लगता है। कौन सी वैक्सीन? टीके का नाम है जॉर्जिया वैक्सीन। कौन सी बच्चों? जॉर्जिया वैक्सीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1 दिन के चूजे में मेरेक्स, 7 दिन के में रानीखेत, और 14 दिन के चूजे में कौन सी बीमारी का टीका लगता है? जॉर्जिया वैक्सीन। हाँ भाई, नेक्स्ट एक है बच्चों, पशुओं में गर्मी पता करने का सही समय कौन सा है? कि पशु गर्मी में है या नहीं है? तो पशुओं में गर्मी पता करने का सही समय कौन सा है? तो पशुओं में गर्मी का पता, हीट के लक्षण देखने के लिए या हीट का पता करने के लिए सुबह के समय जल्दी सही समय होता है। सुबह के समय जल्दी। तो सुबह तो वैसे ही बहुत अच्छा समय है, मॉर्निंग, सुबह के समय तो सारे काम अच्छे होते हैं भाई, हैं? हाँ, तो पशुओं में गर्मी का पता करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? सुबह के समय जल्दी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट टर्म है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या होती है बच्चों? ग्रूमिंग का मतलब क्या है? ग्रूमिंग का मतलब होता है खुरेरा, जानवरों की त्वचा और बालों को ब्रश करना, ठीक है, काटना, सुंदर दिखाने के लिए त्वचा को घिसना। तो ग्रूमिंग मतलब क्या होता है? खुरेरा। ग्रूमिंग या खुरेरा का मतलब क्या है बच्चों? जानवरों की त्वचा और बालों को ब्रश करना है। हाँ, क्या करना? जानवर की त्वचा तथा बालों को ब्रश करना या चमकाना, ठीक है, या सही करना क्या कहलाता है? ग्रूमिंग कहलाता है? क्यों करते हैं ग्रूमिंग? तो वही बात, ग्रूमिंग करने के फायदे क्या, लाभ है? लाभ क्या है बच्चों? तो सबसे पहले तो टूटे हुए बाल हैं, कमजोर तथा टूटे हुए बाल गिर जाते हैं या हट जाते हैं, ठीक है। तो जो कमजोर बाल हैं वो गिर जाते हैं। और क्या फ़ायदा है? और क्या? बाह्य परजीवी नियंत्रण के लिए चीचड़े बीचड़े लगे हैं शरीर पे, वो हट जाते हैं। तो क्या बोलते हैं? बाह्य परजीवी नियंत्रण के लिए एक्सटर्नल पैरासाइट जितने भी लगे हैं बॉडी पे वो सब हट जाते हैं। रक्त का प्रसंचरण, शरीर में जब घिसोगे ना स्किन को तो रक्त का प्रसंचरण बढ़ जाता है। त्वचा में रक्त प्रसंचरण बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है भाई? रक्त प्रसंचरण बढ़ जाता है। त्वचा में रक्त प्रसंचरण बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उससे किससे करते हैं ग्रूमिंग? किससे करते हैं? तो मशीन क्या है? तो ग्रूमिंग करने के लिए जो यंत्र हैं बच्चों,
तो वो क्या है, तो वो ब्रश है। करी कॉम्ब क्या है, करी कॉम्ब, करी कॉम्ब आती है, ठीक है, इससे भी ग्रूमिंग करते हैं। बॉडी ब्रश भी आती है, क्या आती है, बॉडी ब्रश। और एक डांडी कॉम्ब भी आती है, क्या आती है, डांडी कॉम्ब। इनसे क्या करते हैं बच्चों, इनसे कॉम्बिंग करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रश करने के या कॉम्बिंग करने के या ग्रूमिंग करने की ब्रशेस है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों गाय की आवाज़ प्रणाली। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन आता है गाय की आवाज़ प्रणाली। गाय का घर कैसा होना चाहिए, गाय का जो आवास है, ठीक है, जो बार्न बोलते हैं, वो कैसा होना चाहिए। गाय की आवास प्रणाली, गाय के घर कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो गाय की आवास प्रणाली बच्चों दो तरीके की होती है, एक तो ओपन हाउसिंग सिस्टम और एक लूज हाउसिंग सिस्टम है। एक तो लूज हाउसिंग सिस्टम और एक कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। खुली आवास प्रणाली एक तो होती है बच्चों कौन सी, खुली आवास प्रणाली, जिसमें पशु जो है गाय वो खुले में छोड़ दो, हैं, क्या बोलते हैं, ओपन हाउसिंग सिस्टम। ओपन हाउसिंग सिस्टम, खुली आवास प्रणाली। और एक होती है बच्चों बंद आवास प्रणाली, क्या बोलते हैं, बंद आवास प्रणाली। बंद आवास प्रणाली, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। क्या बच्चों, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम और ओपन हाउसिंग सिस्टम। देखेंगे बच्चों क्या है इन दोनों में अंतर। तो बंद आवास प्रणाली, खुली आवास, इसको तो हो गया होगा, इसमें पशु हमेशा किसी में खुले में रह रहा है, किसी में बंद होता है, ठीक है। तो कन्वेंशनल हाउसिंग, बंद आवास प्रणाली में क्या है बच्चों, पशु हमेशा ढके हुए क्षेत्र में है, खुले में नहीं, हमेशा ढके हुए क्षेत्र में रहता है। इसमें तो क्या होगा, पशु हमेशा ढके हुए क्षेत्र में रहेगा, बिल्कुल क्षेत्र ढका हुआ है, ठीक है, हाँ, ढके हुए क्षेत्र में रहेगा बंद आवास प्रणाली। खुले में क्या होगा, पशु को खुले में रखा जाता है, मतलब खुले खेत में छोड़ दिया, दीवार करा दी, फार्म में छोड़ दिया पशु को। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, पशु को खुले में, पशु जो है खुले में, पशु को खुले में रखा जाता है, पशु को खुले में रखा जाता है, आराम से घूम, जहाँ मर्जी है घूम कूद कुछ भी कर। लेकिन पशु को दूध निकालते समय या उपचार करते समय ढके हुए क्षेत्र में लाते हैं। तो पशु को ढके हुए क्षेत्र में कब लाते हैं, इसमें भी ढके हुए क्षेत्र में लाते हैं, लेकिन पशु के दूध निकालते समय, दुग्ध निकालते तथा उपचार के समय ढके हुए क्षेत्र में लाते हैं। दूध निकालते समय और उपचार करते समय ढके हुए क्षेत्र में लाते हैं, नहीं तो पशु को खुला छोड़ देते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली तकनीक कौन सी है भाई, यही है। नेक्स्ट देखेंगे, इधर ही देखेंगे भाई बच्चों। भारत में सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली आवास प्रणाली, भारत में सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली आवास प्रणाली कौन सी है भाई, खुली आवास प्रणाली, बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, हाँ, सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें खुला क्षेत्र, ऐसा नहीं है खुला ही खुला हो, थोड़ा बहुत बंद क्षेत्र भी रखते हैं, पर पूरा बंद नहीं रखते। खुला क्षेत्र और बंद क्षेत्र का रेशियो क्या होता है,
तो इसमें खुला क्षेत्र और बंद क्षेत्र का 2:1, मतलब खुला क्षेत्र ज़्यादा होता है और बंद क्षेत्र का आधा। बंद क्षेत्र से डबल जो है वो खुला क्षेत्र रखते हैं इसमें। इस आवास प्रणाली में बच्चों क्या होता है, फर्श का ढलान, याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, फर्श का ढलान जो है, फर्श का ढलान कितना होता है, इसमें बंद क्षेत्र में फर्श का ढलान होता है 1 इंच 10 फीट पे 1 इंच है। 1 इंच, इसका मतलब है 1 इंच ढलान, 1 इंच ढलान कितने फीट पे, 10 फीट पे। 10 फीट पे 10 फीट लंबाई पे कितना ढलान होता है, 1 इंच ढलान होता है, जिससे गोबर पेशाब जो है वो आसानी से नीचे की तरफ, पानी जो है पानी ना भरे पशु के नीचे, ठीक है, इसलिए 1 इंच ढलान होता है 10 फीट की लंबाई पे, जिससे पेशाब वगैरह डल के नीचे निकल आए पशु से। ठीक है बच्चों, तो ये है खुली आवास प्रणाली। और देखते हैं खुली आवास प्रणाली में भारत में सबसे ज़्यादा यही काम में ली जाती है, तो इसी के बारे में और पढ़ेंगे। खुली आवास प्रणाली देखें बच्चों, खुली आवास प्रणाली, पशु को खुले में छोड़ के रखा जाता है, ज़्यादातर बंद क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत समय के लिए लाते हैं। खुली आवास प्रणाली में क्या है, किस पशु के लिए कितनी जगह की चाहिए, ढका हुआ क्षेत्र, एक तो है ढका हुआ क्षेत्र, ढका हुआ क्षेत्र है, और एक कैसा है, खुला क्षेत्र। कैसा बच्चों, खुला क्षेत्र। और एक है मेंजर की लंबाई, मेंजर की लंबाई, मेंजर की लंबाई कितना होनी चाहिए, खुला क्षेत्र कितना होना चाहिए, ढका क्षेत्र कितना होना चाहिए, और किस पशु के लिए, तो इधर है पशु। मेंजर क्या होता है बच्चों, मेंजर मतलब पशु जिसमें चारा खाता है ना, चारा मुंह डाल के, वो क्या बोलते हैं, लड़ामनी वगैरह जो भी बोलते हैं। मेंजर मतलब लड़ामनी, जिसमें चारा खाता है उसको बोलते हैं मेंजर। तो इसमें ढका हुआ क्षेत्र लेंगे हम मीटर स्क्वायर में, खुला क्षेत्र भी मीटर स्क्वायर में, लेकिन मेंजर की लंबाई इसमें किसमें लेंगे बच्चों, सेंटीमीटर में। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करें काफ, बछड़े के लिए ढका हुआ क्षेत्र कितना चाहिए, खुली आवास प्रणाली में कितना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, कितना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, और खुला क्षेत्र कितना चाहिए, 2 मीटर स्क्वायर, और मेंजर की लंबाई कितनी होनी चाहिए बछड़े के लिए, 40 से 50 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 40 से 50 सेंटीमीटर। इधर बात करें गाय, गाय के लिए ढका हुआ क्षेत्र कितना होना चाहिए, 3.5 मीटर स्क्वायर, खुला हुआ क्षेत्र 7 मीटर स्क्वायर, और मेंजर की लंबाई 60 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए है, किसके लिए, गाय के लिए। भैंस के लिए बच्चों, भैंस के लिए देखो, वैसे डबल कर देना इसका, ठीक है, भैंस के लिए 4 मीटर स्क्वायर ढका हुआ क्षेत्र, तो इससे डबल खुला 8, और मेंजर की लंबाई भैंस के लिए 60 से 75 सेंटीमीटर। भाई इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सांड के लिए, सांड बुलॉक, बुलॉक के लिए बात करें, सांड के लिए ढका हुआ क्षेत्र 3.5, कितना बच्चों, 3.5 मीटर स्क्वायर, खुला हुआ क्षेत्र 7 मीटर स्क्वायर, मेंजर की लंबाई वही 60 से 75 सेंटीमीटर है, किसके लिए, सांड के लिए। तो ये भी सांड के लिए है, हाँ सॉरी, ये है तो ये सांड के लिए हो गया। बुलॉक के लिए देखे भाई बच्चों, किसके लिए, ये है बुलॉक के लिए, किसके लिए बच्चों, सॉरी, ये है बुलॉक, किसके लिए, बुलॉक। बुलॉक क्या होता है, बुलॉक वो होता है जिसका कास्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है, उसके लिए। सांड की बात करें, सांड के लिए बच्चों, सांड के लिए मेंजर की लंबाई 12, किसकी, सॉरी, ढका हुआ क्षेत्र 12 मीटर स्क्वायर, और खुला क्षेत्र सांड के लिए चाहिए 120 मीटर स्क्वायर। कितना बच्चों, 120 मीटर स्क्वायर, और मेंजर की लंबाई 60 से 75 सेंटीमीटर, 60 से 75। तो देखेंगे ढका हुआ क्षेत्र लगभग खुला हुआ क्षेत्र के आधा होता है, या खुला हुआ क्षेत्र ढके हुए के डबल होता है। तो काफ को 1 मीटर स्क्वायर ढका हुआ चाहिए, तो खुला 2, गाय को 3.5, और बुलॉक को, मतलब जिसका न्यूट्रलाइजेशन कर रखा है, कास्ट्रेशन कर रखा है, 3.5 7, भैंस को 4 8,
60 से 75 सभी की मेंजर की लंबाई है, 40 से 50 काफ की है। सांड की 12 तो ढका हुआ चाहिए, 120 खुला चाहिए। सांड को एक्सरसाइज करने के लिए खुला क्षेत्र ज़्यादा चाहिए। और 60 से 75 क्या है उसकी मेंजर की लंबाई। देखेंगे बच्चों बंद आवास प्रणाली, देखें थोड़ी सी। बंद आवास प्रणाली बच्चों ये टेबल याद रखना। अभी जो मेंजर की लंबाई और ये बताई थी, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको रट लेना कि किसके लिए ढका क्षेत्र कितना, खुला क्षेत्र कितना, मेंजर की लंबाई उतना ही थी। अब बंद आवास प्रणाली में 5 प्रकार के घर होते हैं। बंद मतलब अभी पढ़ा हमने, बिल्कुल जानवर को बंद रखते हैं। 5 प्रकार के, कितने प्रकार के बच्चों? 5 प्रकार के घर पाए जाते हैं, या 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? आवास। 5 प्रकार के आवास। जानवर हमेशा बंद रहता है इसमें, तो 5 प्रकार के आवास पाए जाते हैं बच्चों। एक होता है कौन सा? यंग स्टॉक शेड। यंग स्टॉक शेड होता है, एक रूम होता है बड़ा सा, यंग स्टॉक शेड। इसमें बछड़ों को रखा जाता है। किसको? काफ। जितने भी बछड़े होते हैं उनको यंग स्टॉक शेड में रखा जाता है। दूसरा बच्चों, दूसरा होता है इसमें कैटल शेड। कौन सा? कैटल शेड। कैटल शेड, कैटल शेड में क्या रखा जाता है बच्चों? गाय के रखा जाता है। जितनी भी गाय हैं उनको कैटल शेड में रखा जाता है। एक होता है इसमें बच्चों काविंग बॉक्स। क्या होता है? बुल शेड। तीसरा देखेंगे, एक होता है बुल शेड। अब बुल शेड में क्या रखा जाएगा तुम्हें पता है? बुल शेड में सांडों को रखा जाता है। जितने भी सांड हैं उनको बुल शेड में रखा जाता है। ठीक बच्चों। एक होता है काविंग बॉक्स। क्या बच्चों? चौथा देखेंगे, एक होता है काविंग बॉक्स। काविंग बॉक्स में किसको रखा जाता है बच्चों? तो काविंग बॉक्स में किसको? गर्भवती गाय हैं जो बच्चा बछड़ा देने वाली है उनको रखा जाता है। तो गर्भवती गाय जो है उनको काविंग बॉक्स में रखा जाता है। एक होता है बच्चों इसमें आइसोलेशन बॉक्स। कौन सा? आइसोलेशन वार्ड या आइसोलेशन बॉक्स। उसमें किसको रखा जाता है? उसमें बीमार पशु को। किसको? बीमार पशु को आइसोलेशन बॉक्स में कर देते हैं अलग। बीमार पशु को रखा जाता है। ठीक है बच्चों। तो यंग स्टॉक शेड में काफ को रखा जाता है, कैटल शेड में गाय को, बुल शेड में सांड को, काविंग बॉक्स में गर्भवती गाय को, काविंग बॉक्स में, आइसोलेशन बॉक्स में बीमार पशु को आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। बच्चों याद रखना ये तीनों जो बॉक्स हैं, कौन से? बुल शेड, काविंग बॉक्स और आइसोलेशन बॉक्स, इन तीनों का आकार कितना बड़ा होता है? तो इन तीनों का होता है बच्चों, याद रखना, इन तीनों का आकार होता है 150 वर्ग। कितना होता है बच्चों? इनका होता है 150 वर्ग फीट। मतलब कितना बड़ा होना चाहिए? बुल शेड, काविंग बॉक्स या आइसोलेशन बॉक्स कितना होना चाहिए? 150 वर्ग फीट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 150 वर्ग फीट का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।